के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री का होता है। हमने पिछले वीडियो में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर किया था। मंत्री परिषद में हर प्रकार के मंत्री आते हैं। मोस्टली मंत्री 3 प्रकार के हम आगे भी पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। कैबिनेट है, राज्य मंत्री है और उप राज्य मंत्री या उपमंत्री, 3 प्रकार के मंत्री इसमें होते हैं। मंत्री परिषद संपूर्ण मंत्रियों से मिलकर बनने वाला प्रारूप है। इसमें मंत्री परिषद का निर्माण का जिम्मा भी प्रधानमंत्री का ही होता है। दूसरा, जब मंत्रिमंडल बन गया, मंत्री परिषद बन गया है, मंत्री परिषद के बाद मंत्रियों को जब शपथ दिला दी जाती है, उसके बाद कौन से मंत्री को क्या डिपार्टमेंट मिलने वाला है, क्या डिपार्टमेंट किसके पास आएगा, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करता है। यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि फला फला व्यक्ति ए, फॉर एग्जाम्पल ए नाम का व्यक्ति किसी विभाग को सूट नहीं कर रहा है, तो उसके विभाग में परिवर्तन भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनका डिपार्टमेंट भी चेंज किया गया था। पहले शिक्षा विभाग था, फिर कपड़ा उद्योग इन्हें दे दिया गया। तो बहुत सारे मंत्रियों के विभाग में भी परिवर्तन संभव होता है। इसके बाद यदि देखें तो मंत्री परिषद के कार्य का संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री इनकी मीटिंग्स बुलाएंगे, इस अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री स्वयं ही करते हैं। इन सभी के बीच में कौन कौन सा क्या क्या कार्य होने वाला है, कब कब सरकार को रिप्रेजेंट करना है, देश को किस प्रकार से कार्यों का संचालन करना है, ये सारे काम मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होते हैं। कोई भी मंत्री किसी भी प्रकार से अलग जाकर प्रधानमंत्री से कार्य नहीं कर सकता। कोई भी कार्य होगा तो प्रधानमंत्री की देखरेख में अवश्य होगा। इसके बाद सभी विभागों में समन्वय, ये भी इंपॉर्टेंट है। समन्वय का मतलब होता है सामंजस्य या समझौता। इसे साथ साथ भी कह सकते हैं। सभी विभाग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। ऐसा नहीं हो कि सभी विभागों में 36 का आंकड़ा हो जाए और सरकार में अंदर ही कलह हो जाए। इसकी जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री की होती है कि सरकार सभी हिस्सों को, सभी मंत्रियों को साथ लेकर चले, सभी विभागों को साथ लेकर चले। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, रेलवे और हाईवे, दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अगर रेलवे लाइन डालना चाहता है या हाईवे सड़क बनाना चाहता है, तो दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। रेलवे को हाईवे को परमिशन देनी होगी और हाईवे को रेलवे को परमिशन देनी होगी, और ये दोनों ही डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो समन्वय होना बहुत जरूरी है। यदि एक दूसरे विभाग में समन्वय नहीं होगा तो सरकारी कामकाज ठप हो जाएंगे और फाइलें अपने डिपार्टमेंट में ही पड़ी रहेंगी। ऐसे में कोई भी कार्य बहुत तेजी से नहीं हो सकता, सरकार सुशासन नहीं ला सकती है। इसीलिए सभी विभागों में सामंजस्य, एडजस्टमेंट, सबको साथ लेकर चलने का कार्य प्रधानमंत्री का होता है। लोकसभा का नेता, ये सबसे भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी बहुमत दल का नेता लोकसभा में होगा वही भारत का प्रधानमंत्री भी होगा। इसमें अपवाद भी हैं, राज्यसभा से भी कई बार प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं, लेकिन उस दल को बहुमत लोकसभा में प्राप्त होना चाहिए। सीधी सी डेफिनेशन है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हमेशा प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बीच की कड़ी, हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है संसदीय शासन व्यवस्था में कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी मंत्री से मिलना चाहें तो पीएम की परमिशन लेनी होगी। ये अनिवार्य शर्त है कि कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से मिलना चाहे तब भी पीएम की परमिशन लेनी होगी। माननीय राष्ट्रपति महोदय से यदि कोई मंत्री मिलना चाहता है तो प्रधानमंत्री की परमिशन जरूरी है, अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति मंत्री से मिलना चाहे तब भी प्रधानमंत्री की परमिशन जरूरी है। ये ठीक वैसा ही हुआ, एक विद्यार्थी अगर डायरेक्टर सर से मिलना चाहे तो क्लास टीचर की परमिशन जरूरी है, और अगर डायरेक्टर मिलना चाहे तब भी क्लास टीचर की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। तो यदि हम इसे क्लास टीचर मान लें तो ये डायरेक्टर साहब हो गए और ये हो गए स्टूडेंट।
तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम बनाया गया है कि राष्ट्रपति सीधे मंत्रियों से नहीं मिल सकते, वो प्रधानमंत्री की अनुमति लेना जरूरी है। मंत्री भी सीधे नहीं मिल सकते, प्रधानमंत्री की जरूरी परमिशन से लेनी होती है। तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न पदों का प्रदान करना, हम जानते हैं कि बहुत सारे पदों की नियुक्ति होती है, बहुत सारी समितियों की नियुक्ति होती है, बहुत सारे पदों में बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है और ये सारे काम राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन वास्तव में व्यवहार में देखा जाए तो इसमें किसकी परमिशन होती है? प्रधानमंत्री की परमिशन होती है। जिनको प्रधानमंत्री चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय उन्हीं को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि सरकार के वास्तविक मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वही कार्य करते हैं जो कार्यपालिका कहती है, कार्यपालिका कहती है। यहां एक बात और भी ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति का महाभियोग सरकार तब भी ला सकती है जब कार्यपालिका के अनुसार राष्ट्रपति शासन ना करें, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी किसकी होती है? कार्यपालिका की। और कार्यपालिका क्या होती है? वास्तव में सरकार। कार्यपालिका के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना ही होगा, यदि नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया जा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। प्रधानमंत्री के 4-5 कार्य हैं बड़े बड़े। मंत्री परिषद का निर्माण हम पढ़ चुके हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है? मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। विभागों का बंटवारा, मंत्री जो बनने वाले हैं उनके कौन सा डिपार्टमेंट किसके नसीब में आएगा, इसका निर्णय कौन करेगा? प्रधानमंत्री। कौन सा मंत्री कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, किस प्रकार का मंत्री बनेगा, ये भी तय कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। इनके विभागों में परिवर्तन भी हो सकता है, पर डिपार्टमेंट छीना भी जा सकता है, इसका निर्णय भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के कार्यों का संचालन किसकी देखरेख में होगा? प्रधानमंत्री। सभी विभागों में एक साथ लेकर चलने का कार्य भी कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता भी नेतृत्व कौन करेंगे? सरकार का। क्योंकि हम जानते हैं कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेवार होती है? लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेवार होता है? लोकसभा। और जब भी सरकार से विपक्ष सवाल करेगा, लोकसभा सवाल करेगी, तो प्रधानमंत्री को सरकार का नेतृत्व करना होगा। कहां? लोकसभा में। और विपक्ष के सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना होता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बीच की कड़ी, ये हमने यहाँ बात करी ली। और विभिन्न पदों पर व्यवहारिक नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही होती है। इस उपरांत अगला बिंदु है मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और बाकी अन्य मंत्री होंगे। ये राष्ट्रपति को शासन संचालन में सहायक होंगे, आर्टिकल 74 ये कहता है। और मंत्री परिषद के गठन का उल्लेख इसी आर्टिकल में है। मंत्री परिषद के गठन में यहां से यहां तक ये सारे बिंदु आते हैं, ये मंत्री परिषद से संबंधित हैं। सवाल आता है मंत्री परिषद के गठन को समझाएं, तो इसका आंसर ये कंप्लीट आएगा। पहला इसमें है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो आर्टिकल 75 के अनुसार होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री अपने अन्य मंत्रियों के साथ मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। मंत्रियों का चयन, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री की देखरेख में ही मंत्रियों का चयन होगा। और कौन सा विभाग किस मंत्री के पास आएगा या कौन किस प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार का मंत्री बनेगा, ये भी तय कौन करता है? प्रधानमंत्री तय करता है। विभाग, अभी हमने इससे जस्ट पीछे वाले बिंदु में ही पढ़ा था कि कार्य और विभाग का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद है मंत्रियों की योग्यता। अगर मंत्रियों की योग्यता की बात करें तो वह संसद का सदस्य होना चाहिए जिस समय वो मंत्री बन रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो मंत्री बनने के 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देगा।
मंत्री बनने की योग्यता में संसद का सदस्य या तो पहले होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो 6 महीने में उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। यदि 6 महीने में भी ऐसा नहीं होता है तो वह स्वतः ही फिर मंत्री पद से हट जाएगा। हमारे यहाँ राज्य अपने राठौड़ साहब हैं, राजेंद्र राठौड़, जो पहले मंत्री बन चुके थे, बाद में इनके उपचुनाव में उनको जिताया गया। राजस्थान सरकार की बात है। शपथ की बात करें तो ये शपथ राष्ट्रपति महोदय के समक्ष लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री और उसके सभी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। वैसे संसद का कार्यकाल, जिसमें मुख्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये पद पर जब तक रहते हैं जब तक विश्वास इन्हें प्राप्त है, विश्वास मत तक रहते हैं। वेतन संसद तय करती है और समय समय पर इसमें बढ़ोतरी करती रहती है। ये वेतन का हो गया। तो ये हो गया भारत में मंत्री परिषद का गठन, जिसका उल्लेख 74 आर्टिकल में है। 74 कहता है कि राष्ट्रपति के शासन संचालन में उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसमें प्रधानमंत्री होगा और उसके सहयोगी मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख आर्टिकल 75 करता है। मंत्रियों का चयन इसी का एक बिंदु होगा। मंत्रियों का चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री का होगा और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कार्यों का विभाजन प्रधानमंत्री की देखरेख में होगा। विभाजन के बाद डिपार्टमेंट चेंज भी किए जा सकते हैं। मंत्रियों की योग्यता की बात करें तो वह संसद का सदस्य होना चाहिए जब मंत्री बने। यदि ऐसा नहीं है, बाहर से भी कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसे 6 महीने में संसद की योग्यता लेनी होगी, अदरवाइज उसे इस्तीफा देना होगा। शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय के सामने ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। वैसे संसद में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है और विश्वास मत तक ये मंत्री बने रहते हैं। वेतन की बात करें तो संसद ये वेतन निर्धारित करती है, भत्ते निर्धारित करती है और समय समय पर संसद संशोधन के द्वारा इसमें बढ़ोतरी करती रहती है। महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपने मंत्री परिषद में ही है और ये इंडिविजुअल सवाल भी आया था। ये सवाल पूछा गया था मंत्री परिषद का सवाल था और इसमें पूछा गया था मंत्रियों के प्रकार या श्रेणियां, ये सवाल आया था। ये मंत्री परिषद का अंतिम बिंदु है, बाकी 6-7 हम पढ़ चुके थे। ये लास्ट वाला बिंदु है मंत्री परिषद के गठन में या निर्माण में। और सवाल क्या आता है, मंत्रियों के प्रकार को स्पष्ट कीजिए या श्रेणियों को स्पष्ट कीजिए। एक बार हम पहले भी पढ़ चुके थे। मंत्री मोस्टली 3 प्रकार के हैं। पहले हम अंतर करते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल। यदि हम मंत्री परिषद की बात करें तो इसमें सभी मंत्री आते हैं, सभी मंत्री आते हैं इसमें। और यदि इसकी बात करें तो इसमें केवल और केवल कैबिनेट के मंत्री ही आते हैं, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं। ये बड़ा अंतर है। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, तीनों विभागों के 3 प्रकार के मंत्री हो, तीनों आएंगे। और मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट के मंत्री ही आते हैं। ये बड़ा अंतर है। इसके बाद हम मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं या कितने प्रकार की श्रेणियां होती हैं ये देखते हैं। इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री। यदि हम कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री या तो स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं, एक कंडीशन तो ये दूसरे प्रधानमंत्री के बराबर होते हैं और ये कैबिनेट की मीटिंगों में भाग लेते हैं, कैबिनेट की मीटिंगों में भाग लेते हैं। यहां पहला मंत्री का प्रकार है कैबिनेट के मंत्री। ये
विभाग के स्वतंत्र मालिक होते हैं, प्रधानमंत्री के बराबर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट की मीटिंगों में यही भाग लेते हैं। बहुत बार सुना होगा कैबिनेट की मीटिंग चल रही है तो इसमें सबसे बड़े वाले मंत्रियों की मीटिंग होती है, जिसके मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सभी मंत्री मिलकर भाग लेते हैं। दूसरे जो मंत्री हैं वो है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, यदि राज्य मंत्री की हम बात करें तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र भी हो सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि इन्हें स्वतंत्र विभाग मिल जाते हैं लेकिन वास्तव में ये कैबिनेट के अधीन ही होते हैं। लेकिन कई बार कैबिनेट की संख्या फिक्स होने के कारण या मंत्रियों की संख्या ज्यादा ना हो जाए इसके कारण राज्य मंत्रियों को भी स्वतंत्र विभाग दे दिए जाते हैं। यहाँ दूसरी शर्त है, ये इनके अधीन होते हैं। दूसरी शर्त क्या है? कई बार इन्हें कैबिनेट की मीटिंग में बुला लिया जाता है। कैबिनेट की मीटिंग में बुला लिया जाता है। वो इसलिए बुलाया जाता है कि ये जिस विभाग के मंत्री हैं, जिस विभाग के मुखिया हैं, उस विभाग से संबंधित यदि कोई मीटिंग है तो इनसे सवाल जवाब या इनसे किसी प्रकार का सवाल पूछने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में इन्हें बुला लिया जाता है। और ये कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। वास्तव में कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट मंत्री आते हैं, लेकिन कई बार देखने को मिला है कि कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्रियों को भी बुला लिया जाता है। वो इसलिए बुलाया जाता है ताकि राज्य मंत्री उससे संबंधित सवालों के जवाब दे सकें। लेकिन ये दूसरे दर्जे के मंत्री वे प्रथम दर्जे के मंत्री कैबिनेट हैं, दूसरे दर्जे के मंत्री राज्य मंत्री हैं। कई बार ये स्वतंत्र भी होते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कैबिनेट के अधीन ही होते हैं। और तीसरे मंत्री हैं उप मंत्री या उप राज्य मंत्री, दोनों एक ही हैं। इनके पास किसी भी प्रकार का स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता है, ये स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते हैं और ये दोनों के अधीन होते हैं। ये राज्य के अधीन भी होते हैं और कैबिनेट की सहायता के लिए भी होते हैं। तो यहां हमने पढ़ लिए मंत्रियों के प्रकार या श्रेणियां। बोर्ड सीधा सवाल पूछता है कि मंत्रियों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ये राज्य में भी होते हैं और केंद्र में भी होते हैं, सेम स्ट्रक्चर मंत्रियों का होता है। मंत्री तीन प्रकार के, कैबिनेट जो अपने आप में स्वतंत्र हैं और ये इंडिविजुअल कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री के बराबर हैं। जब भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी तो हमें इन्हीं मंत्रियों का आकलन करना है, यही मंत्री कैबिनेट में भाग लेते हैं। दूसरे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र हो सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा हुआ है, जैसे राजस्थान में देखें तो गोविंद सिंह जी डोडासरा जो शिक्षा मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास लेकिन ये है राज्य मंत्री, जबकि स्वतंत्र प्रभार किसके पास होता है? बेसिकली कैबिनेट के पास। तो स्वतंत्र प्रभाव कभी कभी राज्य मंत्रियों को भी दे दिया जाता है। ऐसे में कैबिनेट मीटिंग में भाग ये लेते हैं जब इनकी जरूरत होती है, तभी मोस्टली ये भाग नहीं लेते हैं। उप मंत्री या उपराज्य मंत्री की बात करें तो इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं है। इनका मूल उद्देश्य कैबिनेट और राज्य मंत्री की सहायता मात्र है। यहाँ पर मंत्री परिषद का गठन होता है समाप्त। आगे देखें तो मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। एक नंबर का सवाल बनता है कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाएगा? मंत्रिमंडल को। क्यों कहा जाता है? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और वह अपने कार्यों के द्वारा शासन संचालन करेगी। वास्तव में देखा जाए तो मंत्री मंडल ही
शासन की वास्तविक सर्वोच्च इकाई है। मंत्रिमंडल ही शासन की वास्तविक इकाई है, या यूं कहें व्यवहारिक इकाई है, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं और वास्तविक कार्यपालिका जो वास्तव में शासन चलाती है उसकी सर्वोच्च इकाई कौन है? मंत्रिमंडल। इसीलिए मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा गया है। यही कार्यपालिका के सारे कार्यों का संचालन करते हैं। राष्ट्रपति महोदय केवल और केवल उनके निर्देशन में है। वास्तव में व्यवहार में मंत्रिमंडल ही शासन का संचालन करता है और भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल शासन की सर्वोच्च इकाई है। इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। वास्तविक कार्यपालिका की सर्वोच्च इकाई मंत्रिमंडल ही कहलाएगा। नाम मात्र की कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय का नाम जुड़ जाता है। तो मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मंत्रिमंडल भारत के शासन की वास्तविक कार्यपालिका की सबसे बड़ी इकाई है। पूरा प्रशासन इन्हीं के देखरेख में होता है, सारा नीति निर्माण यही करते हैं और राष्ट्रपति के महोदय के नाम से ये शासन चलाते हैं। यहाँ पर मंत्री परिषद के कार्य और शक्तियां होती है समाप्त।